ओके जी। बैकएंड के हवाले से सारी सपोर्ट ऑलरेडी है, और बैकएंड का मकसद क्या है, फ्रंट एंड को डाटा प्रोवाइड करना। एक फ़ोल्डर जिस तरह मैंने बना लिया जी मन बैकएंड का, इसमें आज की ही डेट से हम बनाते हैं फ़ोल्डर जनवरी 21 के नाम से जी। ये हमारे पास एक सर्वर ऐप आज देखते हैं पहले किस तरह से जो है वो हम क्रिएट करें। नोड डैश सर्वर। सो नोड सर्वर हम कैसे बनाएं, और इस हवाले से देखें बैकएंड का काम दोबारा से देखें। अगर मैं यहाँ पे कोई भी यूआरएल लिखता हूँ जेसन प्लेस होल्डर का, जिस तरह हमने लिखा है लास्ट टाइम एपीआई के बारे में हमने लिखा है, तो ये जो यूआरएल के अगेंस्ट जो आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, बैकएंड में पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ पोस्ट आ रही हैं। ये जो रिस्पॉन्स आया है, ये रिस्पॉन्स जिस कंप्यूटर से आया जी, उस कंप्यूटर का जो को हम बेसिकली सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं। और वो जो सॉफ्टवेयर जो रन हो रहा है, असल में सर्वर का वर्ड कंप्यूटर के लिए भी यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर के लिए भी। यानी वो कंप्यूटर जो सर्व कर रहा है ये कंटेंट, वो सर्वर, वो मशीन हार्डवेयर फिजिकल। लेकिन मशीन तो नहीं ऑब्वियसली कुछ कर रही होती ना, असल में तो उसको सॉफ्टवेयर है जो चला रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर मिसाल उसको भी सर्वर ही बोलते हैं। तो आमतौर पर सर्वर से मुराद है कि वो ऐसी मशीन जिस पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रन हो रहा है जो ये यूआरएल की फॉर्म में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा किसी रिमोट मशीन से, और उसके रिस्पॉन्स के तौर पर हमें ये डाटा जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है जी। सो इस हवाले से जो है आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम जो है वो नोड को स्टार्ट करेंगे। जितनी भी एपीआई होती हैं वो इसी तरह होती हैं, मतलब इसी तरह हम उनका डाटा बिल्कुल आपको देख सकते हैं और उसको फिर एग्जैक्टली आप इसे देख सकते हैं। और फ्रंट एंड डेवलपर को ये पूरी डिटेल पता होना चाहिए। रिस्पॉन्स अरे आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर कीज़ क्या क्या होंगी। अगर उसे नहीं पता होगा तो वो कैसे अपनी लॉजिक लिखेगा। ठीक है, कौन सी ऑप्शनल है, कौन सी अगर ये चीज़ है तो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, हर चीज़ की डिटेल। इसीलिए जो ये डेवलपर है वो उसमें बताता है कि भाई टोटल ये है, इसका रिस्पॉन्स ये है। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह उसने एपीआई है लेकिन ऑनलाइन रिलीज़ की है, ताकि आप उसने अपने यहाँ पे एंड पॉइंट भी दिए हैं कि आप इसके क्लिक करके देख लें कि ये रिस्पॉन्स यूआरएल भेजेंगे तो मैं इस तरह का डेटा भेजूँगा आपको। ठीक है जी। तो एपीआई के रिस्पॉन्स की बेस पर ही आप एज अ फ्रंट एंड या आप बना रहे हैं या कोई और बना रहा है, तो वो इसकी बेस पर आपसे जो है वो रिक्वायर करेगा कि यार मुझे एपीआई के एंड पॉइंट शेयर करने हैं और रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर जी। अच्छा सर, एपीआई लग्जरी है या मंड के अंदर मैंडेटरी है? मींस के कुछ जो पहले डेवलपमेंट हुई होती है वो बैकएंड विदाउट एपीआई भी हो रहे हैं डेवलप, तो उसको भी हम कर सकते हैं इंटीग्रेट? नहीं, इसमें जो है वो जो रिएक्ट एंगुलर व्यू जिनको सिंगल पेज एप्लीकेशंस बोलते हैं, इसमें मैंडेटरी है। यानी इसमें सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इस एपीआई को किसी टैग में डाल के भेजे और वो एचटीएमएल में, तो इसमें काम ही सारा एपीआई बेस्ड होता है। अदरवाइज तो वो ट्रेडिशनल बन गया ना कि सर्वर ने क्लाइंट साइड पे रेंडरिंग, यानी इसको किस यूआई में रिप्रेजेंट करना है, कितने खूबसूरत मैंने बूटस्ट्रैप के कार्ड में देना है, वो फ्रंट एंड डेवलपर की जिम्मेदारी है। सो इसलिए इस लिहाज से एपी मैंडेटरी है। जो पहले टिपिकल काम होता है जिसमें सर्वर ये जेसन फॉर्म में रिस्पॉन्स नहीं करता, जिस तरह मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ दराज की, तो यहाँ से सर्वर ने जो है वो एक एचटीएमएल पेज, इसका व्यू पेज सोर्स करें अगर आप, तो ये उसने पूरा एचटीएमएल का पेज जनरेट किया जिसको बिल्कुल सर, एक होल बंडल दे दिया उसने। एग्जैक्टली जिसको उसने सारे को डिस्प्ले कर दिया। यानी फ्रंट एंड पे सिर्फ वैलिडेशन रह गई। ये सारा कुछ जनरेट करके पेज जो दिया है, अब ये ट्रेडिशनल जिस तरह प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन अगर आप KFC वगैरह की जो मॉडर्न साइट्स बनी है आप इनको देखें, इसका व्यू पेज सोर्स करेंगे, अगर आप व्यू पेज सोर्स करें तो इसमें उसने कुछ नहीं दिया, सिर्फ उसी तरह से जिस तरह आप करते हैं कि ये देख लें एक बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एम्प्टी डिव उसने दे दी है। ये देख रहे हैं, ये डिव है बस, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। लोगो उसने हार्डकोर डिव डाल दिया है,
इसमें कोई अगर कंटेंट है ही नहीं, HTML पेज की बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, अगर बॉडी में कुछ है ही नहीं तो फिर ये सारा कंटेंट कहाँ से आ रहा है? ये कंटेंट अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें आपके पास जावास्क्रिप्ट का ये एक बंडल है कंपाइल होके जो बेसिकली इसमें ऐड हुआ है। इसके अंदर ये बंडल डॉट जेएस आमतौर पे इसका नाम है। ये साइट भी रिएक्ट में बनी है या एंगुलर में, ऑब्वियसली यहाँ से आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे ये जो जावास्क्रिप्ट का बंडल है इसका काम है कि ये सारा यूआई प्रोड्यूस करना, और अगर डेटा है तो इस तरह के एपीआई की कॉल भेजना, फेच से जो डाटा है उसको मैप करना और डायनामिकली ये पेज बना के देना। सर जब जी बेटा सर ये मतलब बहुत दफ़ा हम ई कॉमर्स में देखते हैं ना, दो वेबसाइट बनी हुई, दो कोड्स होते हैं, एक होता है बैक एंड, एक होता है फ्रंट एंड। जी तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एडमिन ने डेटा ऐड किया तो वो उसकी इंसर्ट वाली स्टेटमेंट है जो जेसन में चले जाएगी, डेटा ऐड हो जाएगा। जी जी और और जो एक क्लाइंट साइड जो वो है एप्लीकेशन है, तो वहाँ से उस डेटा जो है वो फैच करेगा, फिर ऑर्डर करेगा। अगर आप उसकी बात करें तो उन दोनों का लिंक होता है इस तरह से। जी जी बिल्कुल, इसमें भी हम इसी तरह से ही पढ़ने लगे हैं अभी कि हम किस तरह से ये फ्रंट एंड और बैक एंड का जो पहले हम इसमें अलग-अलग डेवलपमेंट होती है। जिस तरह हमने रैक का प्रोजेक्ट बनाया है तो वो हमने इंडिपेंडेंट बनाया, ठीक है जी। और अब बैकएंड बनाएंगे तो उसके साथ कनेक्ट करने का तो पहले ही आप देख चुके हैं। आप उसमें कॉल के थ्रू करते हैं, एक्सेस को कॉल कर लेते हैं, और फैच का उसमें यूज़ किया था। फैच है या एक्सेस, दो लाइब्रेरीज हैं, कोई सी भी बराबर यूज़ हो सकती है उस हवाले से, ठीक है जी। सो मैं यहाँ से एक कोशिश करता हूँ कि मैं एक सेकंड पहले एक दो प्रोजेक्ट किए ना, पहले तो उनको ही आप पूरे मंथ रैक में कन्वर्ट करें। उसकी वजह यह है कि आपको फिर रैक बनाने में टाइम नहीं लगेगा। फ्रंट एंड बना हुआ है, अगर क्विज ऐप का है या पॉइंट ऑफ सेल का है या आपने और कोई एग्जांपल की है या ई कॉमर्स के आपने मॉक एपीआई से की, अब रियल एपीआई से आप कर लें कि अपनी एपीआई के मुताबिक डेटा रख लें, ताकि फ्रंट एंड में जब हम यहाँ पे चल रहे हैं तो इसका मतलब यही है ना कि फ्रंट एंड पे हमें कम टाइम लगाना पड़े। फ्रंट एंड पे अगर बना लिया है तो बैक उसके अंदर डेटा हार्ड कोडेड लिया अभी आप लोगों ने। अब हम ये देखने लगे हैं कि वो हार्ड कोडेड डेटा जो है उसकी जगह अगर मैं अपनी कस्टमाइज्ड एपीआई यानी अपना मेरा डेटा है, मेरे कस्टमर्स का रियल डेटा है, वो उसकी बेस पे अगर लॉजिक लिखनी है तो मैं किस तरह से लिखूंगा। इसको स्टार्ट करते हैं। मैं ये यहाँ से इसका कुछ ना बेसिक बॉयलर प्लेट कोड है जो आपको लिखना है। उसमें मतलब कोई इतना इशू नहीं होगा। आप एक दफ़ा लिखेंगे, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, वो एक जैसा ही रटाया सा है। यानी उसमें इस तरह नहीं है कि हर एक के लिए अलग-अलग डेटा है आपका। मतलब अलग-अलग क्या चीज़ है, फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर प्रोजेक्ट। इस तरह रैक में स्टेट, प्रॉप्स, ये वो सारे कॉन्सेप्ट एक ही हैं, लेकिन हर एक एप्लीकेशन की स्टेट अलग है, प्रॉप्स अलग हैं क्या वो, उसमें डेफिनेटली यू हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं ये एक सेकंड दे, वो सर्वर का क्या काम है? सर्वर का काम ये है कि रिक्वेस्ट क्लाइंट से एक्सेप्ट करे, क्लाइंट के साथ कनेक्शन, रिमोट स्क्रीन के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करे, और उस कनेक्शन पे जो डेटा जो है उसको वो प्रोवाइड करे। ये सर्वर का काम होता है। वो सर्वर अगर नोड में लिखा गया तो नोड का काम है, PHP का है तो उसका। डाटा रखना सर्वर का काम नहीं है, आल्दो उसमें रख सकते हैं, लेकिन अक्सर में उसका पर्पस डाटे पे कोई ऐसी लाइब्रेरी उसने नहीं दी होती। यानी ये दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं, उसका कम्युनिकेशन का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। भाई एक कंप्यूटर यहाँ है, एक अमेरिका में पड़ा है, यहाँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो पहला काम क्या है? कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, ठीक है। सो सेकंड जो काम है वो है कि उस कनेक्शन पे अब डेटाबेस से लेकर सेंड करना। तो ये दोनों अभी हम MongoDB को नहीं डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ नोड सर्वर को डिस्कस करेंगे। कल हम बनता है तो MongoDB को भी डिस्कस कर लेंगे। सर्वर के पास डेटा जो है अगर नहीं है तो उसकी एग्जांपल के लिए मैं वहाँ भी उसी तरह अरे ले लूँगा, एक अरे में, ठीक है। बनाया काम करता है अपना यूआई तो भेजे तब HTML के। जी जी।
नहीं, नेक्स्ट जो है वो भी रिएक्ट की तरह ही काम करता है। इन अदर वर्ड्स वो रिएक्ट ही है। आप यूँ समझ लें कि रिएक्ट की एडवांस फीचर्स हैं कुछ जो रिएक्ट में उस तरह से जो बंडल किस तरह से बनाना है वो आप 4 से 5 प्रोजेक्ट क्या होंगे बैकएंड में हम जो पढ़ेंगे। पहला प्रोजेक्ट में हम एक कलेक्शन, एक मॉडल, एक ही टेबल पे काम करेंगे। दूसरे, ये पहला प्रोजेक्ट होगा। जिस तरह क्विज में वो इसलिए है कि एक बस क्वेश्चंस की ही एक स्कीमा है, उसी पे काम कर रहे हैं, एक ही टेबल। दूसरे स्टेज पे हम एक से ज़्यादा टेबल्स जिनके आपस में रिलेशंस भी हों, जैसा पॉइंट ऑफ सेल में है कि आपके पास कस्टमर्स भी हैं, सेल्स भी है, आपके पास प्रोडक्ट्स भी हैं, और ये सेल इस प्रोडक्ट की इस कस्टमर ने की, आपस में रिलेशन कैसे बनेगा। इस तरह की एप्लीकेशन जो है हम करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा हमारे पास टेबल्स होंगे, फिर उनका आपस में रिलेशन भी होगा। लाइक सेल्स रिकॉर्ड किया है तो प्रोडक्ट से रिलेशन है ना, ये किस प्रोडक्ट की सेल है, और अगर कस्टमर से भी है तो किस कस्टमर के लिए की गई, मतलब जहाँ पे आपके पास रिलेशंस भी हों। हाँ, वो तो एक में भी कर सकते हैं ना हम, वो तो एक में भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल जो है आपके पास जहाँ पे आपके पास एंटिटीज हो, उसको एंटिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे कि किस तरह से डाटे के साथ साथ फाइल को कैसे हैंडल करना, फाइल, इमेज, वीडियो अगर ये अपलोड डाउनलोड करनी हो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर लॉगिन का सिस्टम अब आ जाए। लॉगिन सिर्फ सिंपल टेक्स्ट ही नहीं होता, लॉगिन बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। अगर लॉगिन और यूज़र नेम पासवर्ड किस तरह से सिक्योरिटी मैकेनिज्म के हवाले से इसका क्या रोल है कि सिक्योर कैसे हम रखें कि कोई क्रिप्टोग्राफी के थ्रू पब्लिक प्राइवेट कीज़ किस तरह जनरेट करें कि हमारा जो सिक्योर तरीके से पासवर्ड सेव भी हो और पासवर्ड आम टेक्स्ट की तरह ना ट्रीट हो। ठीक है जी। सो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, फिर इसमें बैकएंड पे काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जो आते जाएंगे। ठीक है जी। वैसे कुछ स्लाइड्स हैं जिनको मैं बल्कि अगर आप में से जो बीएस वगैरह जिनका नहीं है उनके लिए ज़रा हेल्पफुल रह जाती हैं। यहाँ पे जी शेयर मैं अभी यहाँ पे आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक थ्योरी पीछे थोड़ी सी जो बतानी ज़रूरी है। वैसे एक का कोई इंटरफेस नहीं होता, वो रिएक्ट में ही बनेगा। सर्वर से हम ऐड करेंगे कि ये बस माल आया है, एग्जैक्टली वहीं से होगी। एग्जैक्टली। मैं एक सेकंड ज़रा डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि ये आप लोगों की ये जो क्यूरीज है ना, मेरा ख्याल बैकग्राउंड क्लियर हो जाए ना कि ये है क्या सर्वर और ये चीज़ें। जी जी ठीक। वो मैडम से ले रहे हैं, उन्होंने शेयर किया। एक सेकंड क्रॉस हो गया। असल में ये काम जो है ना अब काफ़ी आसान हो गया। देखें अदरवाइज पूरा ये नेटवर्क प्रोग्रामिंग का एरिया है पहले कि नेटवर्क प्रोग्रामिंग कैसे होती है। दो डिवाइस जी मैं अभी शेयर करता हूँ आपसे। मैं सिर्फ ये स्लाइड ज़रा मैं सोच रहा हूँ कि ये भी ज़रूरी है, इनको भी अगर हम डिस्कस कर लें। एक्सप्रेस राउट्स अच्छा सर, ये बाकी स्टैक से काफी मुख्तलिफ इसलिए आते भी हो जाता है कि हम अपना पूरा का पूरा सर्वर कस्टम लिख रहे होते हैं। नहीं, इस लिहाज से नहीं कहना चाहिए, बिकॉज जो भी क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग है ना उसमें यही बात ट्रू है कि हम अपना कस्टम सर्वर ही लिख रहे होते हैं।
ये सिर्फ मन स्टैक के लिए बात ट्रू नहीं है, ये हर मतलब ये तो ऐसी जेनेरिक बात है ना, जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग सीखने का ही मतलब ये है कि मैं अपना कस्टम सर्वर जो है वो लिख रहा हूँ, मतलब ये उसी की ही डेफिनेशन में ही आ जाता है। ये इस लिहाज से फ्रंट एंड से मुख्तलिफ, यानी अगर मुख्तलिफ देखें ये किस तरह से है, तो इस सेंस में इसको कहना चाहिए कि ये PHP या .NET से मुख्तलिफ किस तरह से है कि अब सर्वर की जिम्मेदारी फ्रंट एंड की नहीं है, उसमें फ्रंट एंड के लिए पेज जनरेट करना भी सर्वर की जिम्मेदारी, अब दो अलग अलग रोल हो गए। ओके, मैं डाउनलोड कर लिया, सो स्क्रीन आप लोग से शेयर कर दी। अब ये चीज़ें जो है ना, आप लोग के क्वेश्चन आंसर के बाद मैंने सोचा ये ज़रूरी है कि ये ना इसका बैकग्राउंड आप लोगों को ज़रा क्लियर हो। ओके जी, ये आपके पास स्क्रीन विजिबल है जी सबको? यस सर। ओके, नोड एक्सप्रेस ऐप क्या है जी? सबसे पहले ये देखें, इंटरनेट जब स्टार्ट हुआ है ना, सबसे पहले तो ये भी मज़े की बात है कि मैक्सिमम इन्वेंशन जो है वो US की तरफ से ही आई है, बल्कि US आर्मी बहुत अरसा यूज़ करती थी। आर्मी में क्या है कि आपको फील्ड में लोग जो हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी है, यानी इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को मोबिलाइज करना है तो आप एक जगह खड़े होकर नहीं चीखेंगे। उन्होंने अपने सीक्रेट कम्युनिकेशन के चैनल रखे होते हैं, तो वर्ल्ड वार में भी वो यूज़ करते रहे। दुनिया को ये नहीं पता था, अच्छा ऐसे भी मुमकिन है कि यहाँ बोलूँ और डिवाइस पे दूसरी जगह बात मेरी चली जाएगी और डाटा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये चीज़ें भी होंगी, IP कैसे डिवाइस तक पहुँचेंगे कैसे, एंड सो ऑन। सो इस हवाले से इसकी हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग है। जब भी आपने दो चीज़ों को, दो डिवाइसेस ने आपस में कम्युनिकेट करना है ना, तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई प्रोटोकॉल डिफाइन करना पड़ता है। प्रोटोकॉल से मुराद है जो रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। जब दो डिवाइसेस आपस में बात करती हैं तो किसी न किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं। अब प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स। यानी ब्राउज़र ने अगर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है तो हम कहते हैं जी उसका URL लिखेगा, उसमें डॉट से पहले www लिखेगा, उससे पहले HTTP लिखेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या है ये हम देखने लगे। और प्रोटोकॉल का फॉर्मेट क्या है? डॉट के 3 हिस्से होंगे, डॉट www.nexusberry.com, बाद वाला हिस्सा क्या शो करेगा, दरमियान वाला क्या होगा, उसके बाद फिर स्लैश करके पाथ है। तो ये नाम लिखने से लेकर फिर ये जो रिक्वेस्ट जाएगी वो रिक्वेस्ट किस तरह से जो है वो डाटा स्मॉल पैकेट्स में ट्रांसफ़र होगा, किस तरह से होगा। तो ये बेसिकली तो ये पूरा अलग कंप्यूटर साइंस का एरिया है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क प्रोग्रामिंग, और ये डिटेल में पढ़ते हैं जो प्रोटोकॉल को, जो नेटवर्क्स की MCSE की सर्टिफिकेशन करते हैं, सिस्को की सर्टिफिकेशन करते हैं, ये प्रोटोकॉल से ज़्यादा उनका वास्ता रहता है। और एडवांस लेवल पे जो है वो प्रोग्रामर की ब्यूटी ये है कि वो अपना कस्टम प्रोटोकॉल भी डिफाइन कर सकता है। जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स हैं जो नेट पे चल रहे हैं वो उसी के तहत अगर आप डेटा भेजेंगे तो सर्वर दूसरा कंप्यूटर उसको रिकग्नाइज करेगा। अब वेब के लिए जब एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र होता है तो TCP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। TCP/IP प्रोटोकॉल में क्या होता है कि आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो आपने ट्रांसफ़र करना है उसको स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर लेंगे, हर पैकेट के साथ सीरियल नंबर लगाएंगे और पैकेट जो है ट्रांसमिट करेंगे। वो तार के अंदर पैकेट ट्रैवल कर रहे हैं, अगर वाईफाई कनेक्शन है तो एयर में आपने ट्रांसमिट कर दिए, वो पैकेट्स हैं हमारे इर्द गिर्द, देखें हमें नहीं पता चला, लेकिन आपके अचानक फ़ोन को पता चलता है कि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई। तो ये डिवाइड योर लार्ज डेटा इनटू स्मॉल चंक्स नोन एज पैकेट्स। अब पैकेट्स जब उधर रिसीव होंगे तो वो पैकेट्स को दोबारा कंबाइन करके एक पूरा मैसेज बना के आपकी एप्लीकेशन को देगा। तो एप्लीकेशन लेवल पे जो प्रोटोकॉल है वो है HTTP। सो जो बताता है कि स्ट्रक्चर क्या है मैसेज का। मैसेज जो आया है बेसिकली ये कहाँ से आया है, किसने भेजा है, उस मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो मशीन किस एरिया में है, वो मशीन को लैंग्वेज समझती है, ये सारी डिटेल भी जो सेंडर है उसको बतानी पड़ती।
देखें, आप किसी का भी दरवाज़ा नॉक करते हैं तो आपसे कम्युनिकेशन वो तब तक नहीं स्टार्ट करेगा तब जब तक आपसे ये ना कहे कि यार अपना पूरा तारुफ तो करवाओ, पहले तुम कौन हो, किस लिए मेरे से बात करना चाहते हो, और तुम जो है वो किसने तुम्हें भेजा है, क्या मसले मसाइल हैं। और प्रोटोकॉल टीसीपी क्या है कि किस तरह किसी के घर जाएंगे, तो प्रोटोकॉल क्या हमने रखा है कि पहले नॉक करेंगे, कि कम्युनिकेशन का एक तरीका रखा है, पहले नॉक करेंगे, फिर रिस्पॉन्स आएगा तो फिर हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अगर वो विलिंग है हमसे बात करने में तो फिर एक्चुअल बात कन्वे करेंगे। तो ये है हमारा ह्यूमंस का आपस में एक प्रोटोकॉल। आप किसी से मिलते हैं तो इस्लाम ने क्या प्रोटोकॉल दिया है, आप पहले अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, फिर अगर आपको कहा जाए ये जवाब में कहेंगे, फिर आप अपना मुद्दा आगे बयान करेंगे। तो इसी तरह मशीन, जब आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करवानी है तो आपको सिर्फ डेटा ही नहीं भेजना, उससे पहले उससे तारुफ भी करवाना है, उसको मकसद भी बताना है, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, वरना सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दे। अब यहाँ पे जो आर्किटेक्चर फॉलो होता है ना, जो मशीन सेंड कर रही होती है डेटा, जो रिक्वेस्ट सेंड करती है उसको हम सेंडर या क्लाइंट डिवाइस कहते हैं, जो रिसीव करती है वो क्या होगी जी, सर्वर। और किस रूल के तहत ये कम्युनिकेट करेंगे, HTTP। अब HTTP रूल क्या है हम देखते हैं। HTTP प्रोटोकॉल के तहत अगर डिलीट की रिक्वेस्ट करनी है तो किस तरह से करनी है, अपलोड की करनी है तो किस तरह से करनी है, डाउनलोड की करनी है तो किस तरह से करनी है, मतलब किसी भी तरह की जो रिक्वेस्ट है वो क्या क्या रिक्वेस्ट की टाइप्स हैं, ये पहले ही डिफाइंड है HTTP प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल आपका सर्वर जो भी यानी सॉफ्टवेयर HTTP प्रोटोकॉल के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करता है, जो भी सॉफ्टवेयर, और उसके मुताबिक उसको अंडरस्टैंड करके डाटा सेंड करता है, उसको कहते हैं सर्वर। क्लाइंट को हम ये भी कह सकते हैं, क्लाइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर, जो HTTP फॉर्मेट में रिक्वेस्ट बनाना जानता है, उसे पता है कि अगर मैंने डिलीट करना है तो इस तरह से लिखना है। सो HTTP प्रोटोकॉल, आप जब कोई भी URL टाइप करते हैं तो आप देखें यहाँ पे कोई भी आप URL, जिस तरह ये हमने देखा है, दराज का देखा है हमने, तो हमने ये लिखा नहीं पूरा, इसको मैं कॉपी करूं अगर यहाँ पे Ctrl+C करके नोटपैड में, तो ब्राउजर क्योंकि प्रोटोकॉल ये यूज कर रहा है तो वो खुद ही साथ लिख देता है HTTP। कॉलन से पहले जो लिखा होता है वो प्रोटोकॉल का नाम, HTTP के पास S जो है सिक्योर के लिए, सिक्योर प्रोटोकॉल, और डबल स्लैशेस के बाद ही उसका डोमेन नेम है, और इसके बाद आगे है कि मुझे अबाउट अस पेज दिखाओ कि कौन सा दिखाओ, वो रिक्वेस्ट है। सो ये इसका, ये तो URL का एक फॉर्मेट है ना, URL इस फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन इनकी आपस में जो डिलीट की रिक्वेस्ट है, पुट की रिक्वेस्ट है, ये किस तरह से होंगी, इसके लिए हम इसको बोलते हैं कि क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर है। एक खास तरीके से रिक्वेस्ट करना और खास फॉर्मेट में रिस्पॉन्स को एक्सपेक्ट करना। अब आपके पास जो HTTP प्रोटोकॉल है ना, उसने रिक्वेस्ट की, पहले हम रिक्वेस्ट को पढ़ते हैं फिर रिस्पॉन्स को देखें। जो HTTP प्रोटोकॉल है उसके तहत कुछ कीवर्ड्स रखे गए हैं जो हमेशा क्लाइंट जो है वो इस कीवर्ड के मुताबिक बताएगा सर्वर को कि वो रिक्वेस्ट जो कर रहा है वो रिक्वेस्ट है किस टाइप की। 5 तरह की रिक्वेस्ट टाइप्स हैं जी, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, गेट जिस तरह नाम ही बता रहा है, जब भी क्लाइंट ने, क्लाइंट से यहां क्या मुराद है, ब्राउजर, आपका ब्राउजर में लिख रहे हैं, जब भी क्लाइंट ने कोई भी सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट करना है तो वो गेट रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करेगा। ये वर्ड है गेट, इसको कहते हैं HTTP वर्ब। और अगर जब ब्राउजर में आप कोई भी एड्रेस लिखते हैं ना, तो ये ब्राउजर में असल में ना ये प्रोटोकॉल की, इसी के तहत रिक्वेस्ट बनाना, ये सारी प्रोग्रामिंग पहले ही हुई है। यानी ब्राउजर क्या है, HTTP क्लाइंट है, एक रेडीमेड HTTP क्लाइंट।
इसमें जो भी यूआरएल लिखते हैं वो ये यूआरएल नहीं भेजता, वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के मुताबिक रिक्वेस्ट पूरी बना के फिर सेंड करता है। ठीक है जी, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। अब यहां पे तो गेट रिक्वेस्ट एवरी टाइम यू विजिट एनी वेबसाइट इन योर ब्राउजर, तो ब्राउजर कौन सी रिक्वेस्ट भेजता है जी? द ब्राउजर सेंड्स अ गेट रिक्वेस्ट टू फॉर द कंटेंट ऑफ द साइट। गेट रिक्वेस्ट होती है, इसमें रिक्वेस्ट में बॉडी नहीं होती, यानी उसके साथ उस रिक्वेस्ट में आप बॉडी में आगे देखेंगे पोस्ट में डेटा भी भेज सकते हैं। ठीक है जी, रिक्वेस्ट बॉडी से क्या मुराद है? एक रिक्वेस्ट का हेडर होता है टॉप लाइन, एक रिक्वेस्ट हेडर के नीचे जो डिटेल लिखी होती है उसको बॉडी कहते हैं। अब रिक्वेस्ट में HTTP रिक्वेस्ट में साथ यहां पर क्यूरी स्ट्रिंग भेज सकते हैं। ये क्यूरी स्ट्रिंग क्या है? अब यहां पे देखिए, अगर मैं लिखूं क्वेश्चन मार्क के बाद के सॉर्ट करो प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में, मुझे प्रोडक्ट दिखाओ लेकिन सॉर्ट करके। अब ये क्या चीज है? असल में तो ये यूआरएल है दराज के सर्वर का। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन साथ में दे रहा हूं इसको कहते हैं क्यूरी स्ट्रिंग। क्या आप क्यूरी स्ट्रिंग बना सकते हैं? वो यूआरएल का ही हिस्सा बनेगी लेकिन रिक्वेस्ट की बॉडी में नहीं होगा। रिक्वेस्ट की बॉडी अभी देखते हैं। तो गेट रिक्वेस्ट में बॉडी में डेटा नहीं आप भेजते, जो भी आप इंफॉर्मेशन भेजते हैं वो सामने विजिबल होती है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है? जब आप सर्वर पे कुछ डाटा सबमिट करते हैं, यहां आप सिर्फ यूआरएल बताते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं सर्वर आपको कुछ सेंड करेगा। यहां आप डाटा फॉरवर्ड कर रहे हैं, मे बी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपने यूजर ने सारी फील्ड फिल की, फॉर्म के सारे कॉलम फिल किए, डाटा फिल किया, तो उसने सबमिट के बटन पे क्लिक किया, तो बेसिकली आपके ब्राउजर ने पोस्ट रिक्वेस्ट अब बना दी और वो डाटा हमें यूआरएल में नहीं नजर आता, वो रिक्वेस्ट की बॉडी में डाटा नजर आता है, क्यूरी स्ट्रिंग में भी नहीं नजर आता। वो डाटा कहां गया, सर्वर पास कैसे पहुंचा? वो रिक्वेस्ट की बॉडी में होता। पुट रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? पुट रिक्वेस्ट का मतलब ये है, पोस्ट का मतलब होता है जब आप न्यू कोई डाटा सबमिट कर रहे हैं, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, नया स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, नया कस्टमर आया है, न्यू ऑर्डर आया है, तो ये सारी कौन सी रिक्वेस्ट है जी? पोस्ट रिक्वेस्ट। जहां आप डेटा सबमिट कर रहे हैं कि वहां पे सर्वर अपने पास भी इसको स्टोर कर ले, बाद में मैं गेट करूं तो मुझे वो वापस करता है। ठीक है जी। पुट रिक्वेस्ट होती है जब आपके पास रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपने उसे अपडेट करना है। एक बंदे का ऑर्डर आया है, पोस्ट कर दिया ऑर्डर आपने, उसके बाद कहता है यार उस पर एड्रेस गलत लिखा गया है, ये ईमेल चेंज कर दें, तो वो अपडेट की रिक्वेस्ट है। अपडेट उसे किया जाता है जो पहले एग्जिस्ट करती। ठीक है जी। तो पुट की रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? कब जनरेट करनी है? व्हेन यू वांट टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड विद अ न्यू रिकॉर्ड। रिप्लेस, आमतौर पर ये रिप्लेस होता है। पुट का मतलब रिप्लेस है कि ये रिकॉर्ड जो पहले डेटा है इसको इससे रिप्लेस कर। सर एक बात पूछनी थी। जी सर ये जो गेट, पोस्ट और पुट है, ये अगर जैसे एडमिन और क्लाइंट है तो उसके दरमियान अगर हमें स्विच केसेस लगाने हो कि ये पेज इसको दिखाना है, ये पेज इसको दिखाना है, तो ये उसके हिसाब से होता है कि अगर क्लाइंट है तो उसको जी दिखाया। ऐसे ही होता है और यही हमने पढ़ना है। सर्वर की प्रोग्रामिंग में मैंने यही सिखाना है कि गेट रिक्वेस्ट आए, कैसे आपको पता चले गेट रिक्वेस्ट आई है, तो हम इसी की राउट बनाया करेंगे। गेट, पोस्ट, पुट, हर एक के अगेंस्ट हम फंक्शन लिखेंगे कि गेट रिक्वेस्ट आए तो ये लॉजिक है, पोस्ट आए तो ये लॉजिक है, पुट आए तो ये। लेकिन इसके अलावा और कोई सर्वर साइड पे हमने फंक्शन बनाना ही नहीं। हाँ फंक्शन, क्योंकि इसके अलावा तो HTTP प्रोटोकॉल में कुछ और आपने करना ही नहीं। या गेट, आप यू शुड एक्सपेक्ट कि ब्राउजर आपको या गेट रिक्वेस्ट करेगा, या पोस्ट, या पुट, या पैच, या डिलीट, और इन्हीं के ही करस्पॉन्डिंग आप कोई ना कोई लॉजिक लिखना चाहते हैं। नोड में ये 5 चीजें हैं। नोड में ये 5 चीजें हैं, नोड में नहीं। नोड की क्यों बात? भी मैंने नोड की तो बात है। कोई भी सर्वर है, PHP है, लारावेल है, वो सर्वर का काम इन 5 रिक्वेस्ट के अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स भेजना। बस उनका सिंटैक्स चेंज होगा, हर किसी का जैसे नोड का अलग है, बाकी जी बिल्कुल ऐसे, और लॉजिक अलग होगी।
मैं नहीं गेट भेजना चाहता, एरर में भेज दूँ, नहीं तुम पहले लॉगिन हो फिर मैं गेट कर तुम्हें ये डाटा दूंगा। मैं मतलब आगे उसमें लॉजिक में वेरी करेगा, लेकिन ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये नोड के लिए नहीं, ये जर्नल सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है। यानी सर्वर साइड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो इन ये पांच नहीं है, ये कॉमनली यही है पांच। अगर आप यहाँ पे लिखें HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स कौन कौन से हैं, तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स ये मोज़िला की साइट पे देखें। तो रिक्वेस्ट मेथड है क्या? HTTP डिफाइन करता है रिक्वेस्ट मेथड टू इंडिकेट द डिजायर्ड एक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय अ गिवन रिसोर्स। कि सर्वर ने डिजायर्ड एक्शन क्या लेना है, कि सर्वर को हम कह रहे हैं कि भाई तुम डिलीट का एक्शन लो, तुम्हारे पास जो डाटा पड़ा है इसे डिलीट कर दो, तुम उससे मुझे ये लिस्ट दो, तुम ये नया ऐड कर दो, ये अपडेट कर दो। पैच का मतलब और ये दोनों जो है वो इसी मकसद के लिए अपडेट करने के लिए, ये आमतौर पर होता है जब पूरा रिकॉर्ड ही अपडेट करना है, रिप्लेस करना है। ये है जब कोई एक फील्ड रिप्लेस करनी है, जिस तरह सिर्फ मोबाइल फ़ोन रिप्लेस करना है तो पैच की रिक्वेस्ट है। और अगर आप कहें नहीं ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन पुरानी जो इसको न्यू से रिप्लेस कर दो, पूरे सर्वर की नहीं वो एक रिकॉर्ड के, तो उसके लिए पैच। ठीक है, आमतौर पर पैच का हम भी लोग यूज़ करते हैं, पुट से ही दोनों काम हो जाते हैं, यानी पार्शली भी कर लें सारा भी कर लें, लेकिन आइडियली इसका ये जो वर्ब बना इसी मकसद के लिए। डिलीट किस लिए है जी? डिलीट की जब आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, जब अब कुछ चीज़ें कॉमन सेंस करें भाई, डिलीट किसे करना है, इसका मतलब जब डिलीट भेजना है तो आपको साथ आईडी भी भेजना है ना, किसे डिलीट करना है। ठीक है जी, तो वो उस आईडी के रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। तो हम ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी। जिस तरह कह रहा है गेट की रिक्वेस्ट है, हेड की भी है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, कनेक्ट की भी है, ऑप्शंस की है, ट्रेस की है, पैच की है। हमने इसमें से 5 पढ़ी हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं, बाकी बहुत रेयर यूज़ होती हैं तो उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उनका भी ख़ास एक मकसद ही है। ट्रेस का जिस तरह से है कि पैकेट वगैरह ट्रेस करना नेटवर्क प्रोग्रामिंग में होता है कि कहाँ से ये कम्युनिकेशन आ रही है एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स हमने देख ली। ठीक है जी, आपने जो सर्वर लिखना है आपने क्या करना है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट ईच ऑफ दीज। तो अब हम देखते हैं कि गेट रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करें, पोस्ट रिक्वेस्ट हमें कहाँ पे आएगी, हमें कैसे पता चले कहाँ से रिक्वेस्ट आई हम सब। अच्छा जी, HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स को इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं जी? 5 जो आपने कॉमन यूज करते हैं, इसमें भी 4 हम ज्यादा यूज करें, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। इसको कंप्यूटर साइंस में CRUD ऑपरेशंस भी बोलते हैं। CRUD अक्सर कहते हैं जी मुझे CRUD आता है। CRUD ऑपरेशन का मतलब क्या है? डेटाबेस में भी यही ऑपरेशंस होते हैं आमतौर पर। CRUD ऑपरेशन, C फॉर क्रिएट, C फॉर जब भी क्रिएट करना है, कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है क्लाइंट ने, बताएं जी? पोस्ट की क्रिएट के लिए। यानी अगर आपने डाटा क्रिएट करना है, आपने एक फॉर्म लिया उसमें सबमिट किया तो आपको पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी। R का मतलब क्या है? रीड करना है कोई भी रिकॉर्ड, तो कौन सी रिक्वेस्ट होती है? गेट। और U से है अपडेट के लिए पुट है, और D से डिलीट। यानी ये CRUD ऑपरेशन आते हैं तो आप सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, डाटा पे रीड, राइट, डिलीट, अपडेट, हर चीज कर सकते हैं। ये है ना काम, रीड, राइट, अपडेट, डिलीट। तो ये सारे मेथड आपके पास आ गए, इसको बोलते हैं CRUD ऑपरेशन। यानी डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू में आपने गेट की रिक्वेस्ट आई तो कोई ऐसा तरीका हो कि MongoDB पे मैं रीड कर सकूं और रिस्पॉन्स सेंड कर सकूं। पोस्ट की रिक्वेस्ट आए तो MongoDB से डाटा लेके MongoDB में मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट करूं, क्लाइंट से डाटा आया है जो रिक्वेस्ट में वो लूं और क्रिएट करूं। पुट आए तो ऑलरेडी जो मैंने MongoDB में डाटा रखा हुआ है, जिस आईडी पे कहा गया है, जो डेटा कहा गया है वो मैं अपडेट कर दूं। डिलीट आए तो जो ऑलरेडी जो MongoDB मैंने डाटा रखा है उसको मैं वहां पे डिलीट की लॉजिक लिखूं। तो इस लिहाज से MongoDB इन्वॉल्व हो जाएगी कि वहां पे CRUD ऑपरेशंस इनसे एसोसिएटेड होते हैं कि डेटाबेस में रीड, राइट, अपडेट डाटा करने के लिए सर्वर के पास ये डिफरेंट।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले जिस तरह मैंने बताया है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट करने इससे पहले कि सर्वर क्लाइंट जो है वो एक्चुअल डेटा अगर पोस्ट ही करना है, देखिए आपने पोस्ट करना है डेटा, आपने किसी को एक मैंने बंडल दिया है हसीब को, जाओ यार ये उस बंदे को दे आओ, ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर उसका एड्रेस तो बताएं कहाँ पे दे के आना, पहली बार, ठीक है। फिर आप कहेंगे मैं उससे क्या कहूँ, ये क्या चीज़ है जो मैं उसके हैंड ओवर कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा यार तुम कहना ये सर ने भेजा वो जो पैकेट तुमने कहा था, या ये इस मकसद के लिए। यानी आप उस डाटे को डिफाइन करने के लिए जो इंफॉर्मेशन लिखते हैं उसको हेडर्स बोलते हैं। कि हर रिक्वेस्ट में सबसे पहले लाइन जो सर्वर के पास आनी चाहिए या जो क्लाइंट को भेजनी है वो क्या है, हेडर्स। हेडर्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि आप कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, ये जो आप डाटा भेज रहे हैं ये एक्सएमएल फाइल है या कोई एचटीएमएल है या आप कोई जेसन भेज रहे हैं या आप कोई क्या चीज भेज रहे हैं। हर चीज है तो 01 में बिट्स बाइट्स, तो उसको डिस्क्राइब करते हैं आप। कोई फाइल को गाना अपलोड कर रहे हैं, कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कोई सिंपल डेटा अपलोड कर रहे हैं, क्या अपलोड कर रहे हैं, कितना साइज है। मैं कहूँ ये 1 MB का है, वो देखता है बॉडी में तो ये 2 MB, उसे पता चल जाएगा हैकर ने 1 MB खुद ऐड कर लिया, हेडर में तो ये मुझे रिक्वेस्ट में उसने कहा था 1 MB, तो 1 MB से ज्यादा है, इसका मतलब कोई गड़बड़ है, किसी ने टैंपरिंग करके डाटा एक्स्ट्रा ऐड कर दी। तो हेडर में सारी इंफॉर्मेशन ये भी देनी पड़ती है हमें। जी जी जी, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप ब्राउजर ना यूज करें, अपना सॉफ्टवेयर बनाएं तो आपको देनी पड़ेगी। ब्राउजर में ये सारा कुछ बना हुआ, ब्राउजर HTTP क्लाइंट। अच्छा, ब्राउजर ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक्सपोज करता है। आपने ये लिखा है Draz.pk, लेकिन आप कहीं भी हैकिंग करते हैं, कोई गड़बड़ करते हैं किसी सर्वर के पास, वो अमेरिका में बैठा हो, यहाँ आके कहते हैं यार कोई लाहौर से फैसल टाउन से बंदा ना ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, उसे कैसे पता चलता है, मैंने तो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी। तो ये जो आपका ब्राउजर है ना, ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन सर्वर को देता है हर रिक्वेस्ट के साथ। वो बताता है कि भाई Draz.com ये मुझे साइट भेजो, मैं जो है लाहौर से फैसल टाउन से आया हूँ और मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मेरे पास मेरी करेंसी PK है, मेरा जो टाइम जोन है वो कराची इस्लामाबाद का है, मैं जो है ये आपकी सारा चट्टा खट्टा वो साथ सबमिट करता है। और ना करेगा तो सर्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा कि HTTP प्रोटोकॉल में जरूरी है आप अपनी पूरी आइडेंटिटी वहां पे एक्सपोज करें। तो यहां पे आप नहीं भेजते, लेकिन ये आपके बिहार पे कौन भेजता है, ब्राउजर। तो ये जो हैकर होते हैं सर, ये फिर क्या करते हैं जी, ये जो हैकर जो होते हैं स्पेशल, उसका मकसद यही है ना कि वो प्रोटोकॉल से ही तो खेलते हैं, इसी प्रोटोकॉल की तो वीकनेस को वो पकड़ते हैं। जिस तरह देखे ना, मैंने कहा जी आप प्रोटोकॉल क्या, तुमने जाना है नॉक करना है, फिर वो बंदा पूछेगा तुमने ये कहना, फिर वो कहेगा अच्छा पकड़ा दो, प्रोटोकॉल ब्रेक कर दिया आपने ये किए ना, डायरेक्ट दीवार प्लांग के चले गए। आपने कहा यार अंदर जाने के लिए ये प्रोटोकॉल है, क्या कोई और भी लूप होल हो सकता है कि इस प्रोटोकॉल के तहत ही वो एक्सपेक्ट करता है भी जो आएगा बंदा नॉक करेगा, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसे भी हो सकता है। तो असल में तो उन्होंने प्रोटोकॉल पे ही को ही स्टडी करते हैं डेप्थ में, और अपना प्रोटोकॉल या उस प्रोटोकॉल की वीकनेसेस को देखते हैं। पैकेट के अंदर डेटा इस तरह के इंजेक्ट किया जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मतलब इसकी डिफरेंट रीजंस है। तो ये एक और डोमेन है, अलग दुनिया ये, ठीक है जी। आपके पास अच्छा जी, हेडर्स हैं क्या। एग्जैक्ट हेडर में HTTP कहता है जी आपके पास सबसे पहले क्या एक्सेप्ट होता है, जब आप लिखते हैं ना ये URL, तो सबसे पहले ब्राउजर एक हेडर, एक लाइन है, टेक्स्ट है जो सबमिट करता है, उधर से जवाब आता है ओके मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूं, अब तुम भेजो डाटा, फिर डाटा भेजते। यानी पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है डिवाइसेस में, फिर आगे कम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी बंदे से बात करनी है, मैंने उसका फोन नंबर डायल किया, मैं डायरेक्ट बात नहीं करना शुरू करता, उसके नंबर पर पहले ट्यून होती है, बेल होती है, और वो नंबर पढ़ता है और वो ये देखें कितनी टाइमिंग कैसे मिली है, जबरदस्त। अच्छा, वो नंबर पढ़ता है और वो देखता है कि ये बंदा मेरे कांटेक्ट में है, मुझे इससे बात करनी है, यानी उसके बाद वो एक्सेप्ट का बटन करता है, तो फिर कम्युनिकेशन शुरू होती है। ये है GSM प्रोटोकॉल का तरीका।
कि भाई किसी से भी बात करनी है तो उसके पास इजाजत है कि आपकी बात सुने ना सुने, और वो पहले देखे कि अच्छा इस टाइम पे मुझे इस बंदे की कॉल सुननी चाहिए या नहीं। तो आपने बेशक यूआरएल सही लिखा है, लेकिन आपने सबसे पहले जो डेटा जाता है ना, HTTP रिक्वेस्ट का फॉर्मेट क्या होता है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये रिक्वेस्ट कैसे करनी। पहले हमने देख लिया रिक्वेस्ट में सबसे अहम चीज है ये वर्ब, कि रिक्वेस्ट में आपने किस मकसद के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गेट पुट पोस्ट डिलीट वगैरह होगा। लेकिन और क्या चीजें होती हैं, और उसमें पहले क्या होगा, हेडर होगा। लेकिन रिक्वेस्ट में 3 चीजें हैं। सबसे पहले लाइन क्या होती है, रिक्वेस्ट लाइन, दूसरी सीरीज ऑफ HTTP। अब हेडर्स क्या है वो हम देखते हैं, और फिर उसके बाद में क्या होता है, मैसेज में बॉडी। 3 चीजें हैं। बॉडी आपका डेटा है जो आपने भेजना है एक्चुअली। ईच HTTP हेडर इज फॉलोड बाय अ कैरेज रिटर्न लाइन फीड, यानी यूं समझ लें कि हर एक रिक्वेस्ट एक अलहदा लाइन में लिखी हो, उसके बाद ये 2 करैक्टर हैं जो एंटर प्रेस करते हैं ना, जब आप एंटर कीबोर्ड से, तो कैरेज रिटर्न और लाइन फीड ये करैक्टर सेव होते हैं, उसके बाद एंटर होगा। आफ्टर द लास्ट ऑफ द HTTP हेडर द एडिशनल CLR ऑफ इज यूज्ड टू गिवन इफ देयर। अरे ये भी इंटरेस्टिंग होता है कंप्यूटर में, ये कैसे पता चले जी बस अब बात खत्म हो गई है, ये लाइन यहां तक है, उससे आगे वाले हेडर्स हैं, ये हेडर के बाद यहां से डाटा शुरू हो रहा है। ये पॉइंटर बनाना भी बड़ा अहम होता है। मशीन है ना, उसको कैसे बाहर चीज तो 0-1 में आ रही, मुझे पता चले यहां तक का पोर्शन रिक्वेस्ट लाइन था, आपके मॉडेम पे जो डाउनलोड हुआ है डेटा, यहां तक रिक्वेस्ट लाइन थी, इसके बाद ये हेडर्स है, और उसके बाद ये बॉडी है, ये बॉडी नहीं है, एम्प्टी है, इसमें बॉडी की जरूरत है। तो ये सारे उसमें करैक्टर्स रखे गए। अच्छा, हेडर्स क्या है जी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये एक्चुअल रिक्वेस्ट है जो आपके भेजी है सर्वर। ब्राउज़र में आप सॉफ्टवेयर बड़े मिलते हैं कि आप उसे कहें जी मैंने तो ये लिखा है, असल में ब्राउज़र ने क्या सबमिट किया मुझे वो दिखाओ, उसे कहते हैं पैकेट स्निफर। ऐसे नेटवर्क प्रोग्रामिंग में जो पढ़ते हैं वो टूल वगैरह देखते हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो वो देख लेते हैं कि पीछे बैकएंड पे असल में कम्युनिकेशन क्या हो रही है, क्योंकि यूजर ने तो थोड़ा सा लिखा है, बहुत सी चीजें ब्राउजर ने क्या क्या ऐड किया है, कैसे बनाई है रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तो आप यहां से भी देखें ना, ये कंसोल में भी इंस्पेक्ट में आए, और यहाँ पे नेटवर्क की टैब है, यहाँ पे देखें, अगर आप इसे भी देखें तो आप इसको अगर लिखते हैं, इसको हम जरा नीचे रख लेते हैं, नेटवर्क की टैब, तो नेटवर्क में वो ऑल हेडर दिस आप इसको एंटर करें तो ये आपको बता रहा है किस माइलस्टोन पे ये क्या क्या भेजा, क्या रिसीव हुआ, ये सारा पलंदा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने तो सिर्फ यही लिखा है ना, तो कौन कितने मिली सेकेंड पे क्या क्या कम्युनिकेशन हो रही है, ये सारी यहाँ पे जो है वो आपको इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड में मिल रही होती है, आप कि एक्चुअली कितनी फाइलें भेजी हैं, ये तो यूआई यूज़र को नज़र आ रहा है, देख रहे हैं किस किस टाइम सेकंड पे क्या भेजा, उसने क्या रिक्वेस्ट की एंड सो ऑन। सो इट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स, जो सामने नहीं नजर आता। दो नेटवर्क प्रोग्रामिंग में जो चल रही। अच्छा, 2 चीजें इसमें अहम है जी, वो हम देख लेते हैं, कौन कौन सी जी। HTTP हेडर्स क्या है, और रिक्वेस्ट लाइन में रिक्वेस्ट का मेथड क्या है। हेडर्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन भेजता है एक्चुअली ब्राउजर, ये देखें। ब्राउजर जो है ना, हेडर्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन भेजता है। हेडर्स को जो है वो ग्रुप कर दिया उसने डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है जी। ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन, आप ऑथेंटिकेटेड है, लॉगिन हुए हैं या बगैर लॉगिन के रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये भी सर्वर को पता होना चाहिए। कैशे, आपको सर्वर को आप कह रहे हैं यार तुमने जो टेम्परेरी कैशे किया वहां से नहीं, मुझे फ्रेश क्यूरी करके दो, और इतनी देर बाद इसको प्रॉक्सी जो कैशे है इसको इनवैलिडेट कर दो एंड सो ऑन। क्लाइंट हिंट्स भी भेजता है कि भाई मैं एक्सेप्ट जो करता हूँ सिर्फ जेसन में ही एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे XML वगैरह ना भेजना, मैंने तो सारा क्लाइंट साइड पे जेसन में कोडिंग की हुई है।
कि अगर उसके पास है तो ठीक है वो भेजेगा, नहीं तो हेडर से उसे पता चलेगा XML ये इसको नहीं भेजनी चाहिए। क्लाइंट के हिंट पे ही चल रहे हैं। जो एक्चुअल ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कंटेंट, डिवाइस की मेमोरी। अच्छा ये देखें, आप कहेंगे सर्वर को मैं क्यों बताऊं कि मेरे पर रैम कितनी है, कितनी रहेगी मेमोरी में। अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ अवेलेबल क्लाइंट रैम मेमोरी, यानी आप ये भी सर्वर को बताएंगे कि भाई मेरे पास, मैं तो बड़ा लोएस्ट मशीन है, इतनी सिर्फ मेरे पास मेमोरी। अच्छा, नंबर ऑफ इंडिकेट डिजायर्ड रिसोर्स इन फिजिकल पिक्सल्स, नेटवर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो ज़्यादा कॉमन है या थोड़ी सी शॉकिंग है कि एक बंदा नहीं बताए लेकिन मैं उसकी रिक्वेस्ट में से निकालूं किस एरिए से आया, किस मुल्क के किस शहर से आया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से देखें कैसे निकलती। कनेक्शन को भेज के डिसकनेक्ट कर देना है या कनेक्शन स्टे रखना है ओपन, बाद में भी आएगा। एक्सेप्ट, आप किस कौन कौन सी टाइप एक्सेप्ट करते हैं, ये काफ़ी जो है ना इसमें आ जाता है। एक्सेप्ट एनकोडिंग कौन सी है, कंटेंट कौन सा है, कुकीज़ कौन सी हैं, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट के लिहाज से आपकी क्या बिहेवियर है, मैसेज बॉडी में कितनी बाइट्स भेजी हैं आपने, किस तरह का डेटा है, कंटेंट टाइप के, इस पे क्लिक करें ना, आगे उनकी डिटेल है कि कंटेंट टाइप का मतलब क्या क्या है, कि आपने टेक्स्ट HTML भेजा है या फॉर्म का डेटा है, लेकिन फॉर्म बहुत ही बड़ा है, मल्टीपल पार्ट्स में आएगा डेटा आपके पास, बहुत लेंथी फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक दो वीडियो ऑडियो भी ब्राउज करवाई हुई है, फाइल्स भी हैं, एक ही गो में नहीं होगा। सो इट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप यहाँ पे सेंड करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोकेशन क्या है, रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है, फ्रॉम देखें, contain an internet email address of human user who has controlled the requesting, who controls the requesting user agent, host machine कौन सी है, refresher कौन सा है, user agent कौन है, and lot of information that if range क्या है जी, document accept ranges। अब यहाँ से सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपकी यहाँ से, यानी इंटरनेट पे सेफ नहीं। आपको अगर हर एक सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन अपनी साथ सबमिट करनी पड़े तो आपको लग पता जाए। आप क्या करते हैं, सिर्फ द्रास.com, बाकी कहते हैं ब्राउजर को यार जो जो चाहिए तुम साथ अटैच करो, फॉर्मेट प्रॉपर बनाओ और सेंड कर दो सर्वर। ठीक है जी, ये सारी कुछ इसमें ऑप्शनल है। ये लिस्ट देखें कितनी लेंथी। कुकीज होता है, ये भी कोई इंफॉर्मेशन ले रहा होता है? जी जी, हम कुकीज़ पे काम करेंगे, सेशन मैनेजमेंट वगैरह पे। इसमें हम उसको, वो उसमें सेशन की इंफॉर्मेशन होती है, क्यों उसकी ज़रूरत है वो हम देखेंगे। यानी मैं लॉगिन हूँ तो लॉगिन का मेरा ID क्या है, और अगली रिक्वेस्ट में मैं उससे बताऊँ कि पहले मैं लॉगिन हो चुका हूँ। ये सारी कैसे कम्युनिकेशन होती है। सो इन शॉर्ट इट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सचेंज। और ये एक्चुअल, फॉर एग्जांपल आपने जो है ये लिखा डेवलपर का एक पेज लिखा जी, आपने लिखा developer.mozilla. कहता org, तो उसने पहली ये लाइन गेट रिक्वेस्ट है, home.html की रिक्वेस्ट है, HTTP प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहे हैं 1.2, होस्ट कौन है जो रिक्वेस्ट कर रहा है developer.mozilla.org, यूजर एजेंट कौन है, कौन सा ब्राउजर और कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल किया। यहाँ से उसे पता चलता है सर्वर को कि मेरे पास मोबाइल से रिक्वेस्ट आई है, मोबाइल से या डेस्कटॉप कंप्यूटर से। आपको पता है गूगल एनालिटिक्स यही इंफॉर्मेशन आपको फिर सेल करता है कि आपके वेबसाइट जो भी देखते हैं 60% बंदे तो मोबाइल से लॉगिन होते हैं। उसे कैसे पता चलता है, वो यूजर एजेंट से पता चलता है, क्योंकि जो भी भेज रहा है वो यूजर एजेंट से चेक करता है कि ये बंदा मोबाइल से आया है या। और आप ऐसा कंडीशनल सर्वर पे लॉजिक लिख सकते हैं कि अगर मोबाइल फोन से आए तो ये जेसन रिस्पॉन्ड करो, अगर सर्वर डेस्कटॉप कंप्यूटर पे आए तो ये रिस्पॉन्स कर। इस तरह का सर्वर अपना कंडीशनल रिस्पॉन्स भी बना सकता है। हर चीज पे आप बेस करके कंडीशनल बना सकते हैं। अमेरिका से आए तो ये भेजो, एशिया से आए तो ये भेजो, वो आपने लैंग्वेज भी बतानी है, आपका टाइम जोन कौन सा है। अक्सर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ऐसा ही होता है ना, जब आप मोबाइल से करते हैं तो वो फिर आपको ISO डाउनलोड करने की ऑप्शन नहीं देता विंडो पे, जब आप डेस्कटॉप से करते हैं तो ISO की एग्री। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो प्रोटोकॉल को अगर आप समझेंगे, हेडर्स को समझेंगे, तो रिक्वेस्ट के अंदर से हेडर्स निकाल के आप उस पर कंडीशनली लॉजिक लिख के भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं।
तो हेडर में आएगा क्या क्या, ये कंप्लीट लिस्ट ऑफ हेडर्स है आपके पास, इसके अलावा कुछ और हेडर में नहीं होता। ये तो रिक्वेस्ट मेथड है, अभी मैंने शायद क्लोज कर दिया उसे। यहाँ से ये लिंक जो मैं ये स्लाइड आपसे शेयर कर दूंगा, ये आप लोग भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस किस बेस पर आप कर सकते हैं कंडीशनल रिक्वेस्ट। ठीक है जी। सो ये हेडर्स का पता हो, कुछ ऐसे हेडर्स हैं जो बेसिक हैं जो आप बनाते हैं, जो मॉडिफाइड डेट क्या है, सो ऑन। सो इट्स जस्ट ये ही इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपने लिखी। और ये सर्वर को क्यों पता होना चाहिए, ताकि सर्वर रिस्पॉन्स जो जनरेट करना है उसको पता हो कि मैं किसे भेज रहा हूं डेटा, क्यों भेज रहा हूं, ये सारी चीजें। अगर आप कहें जी मेरे वेबसाइट सिर्फ पाकिस्तान से विजिबल हो, कोई और से ना हो, तो आपको पता होना चाहिए हेडर से कोई डाटे में तो उसने नहीं लिखना आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आप कहें जी अगर वो यूजर एजेंट भेजी ना, अगर ये हेडर मिसिंग है तो आप उसे रिस्पॉन्स ही ना भेजें, इसका मतलब इनवैलिड HTTP रिक्वेस्ट है, इसमें ये कंपलसरी हेडर है साथ में भेजना पड़े। आप कहें जी मैं बड़ा स्मार्ट बनता हूं, ये मैं सारी इंफॉर्मेशन छुपा लेता हूं, फेसबुक को ना पता चले कि मैं कहां से आया। देखिए यहां से तो यही तो सारा एनालिसिस है, जिसको कहते हैं जी अर्तुगरुल सबसे ज्यादा पाकिस्तान से देखा गया हमारी वेबसाइट से, यहां से तो उसे पता चल रहा है कि आप जब लॉगिन हो रहे हैं तो आप वो आपके हेडर से देख तो रहा है आप किस मुल्क से आ रहे हैं, और उसको वो डेटाबेस में सेव करता जाता है, वो काउंटर बढ़ाता जाता है इससे, और फिर उसे पता चलता है मैं इस एरिया में मार्केटिंग करूं, इस एरिया में इस तरह की चीज को देखने के शौकीन ज्यादा है। और सारी इंफॉर्मेशन तो इसी से ही है, सारा एनालिटिक्स तो इसी से ही है। सर जितने भी ब्राउजर्स हैं सब में ये सेम फॉर्मेट होता है। ब्राउजर कहते ही उसे हैं जो HTTP फॉर्मेट के तहत रिक्वेस्ट भेजेगा, ब्राउजर कहते ही उसे हैं, तो इसका मतलब है कि हर ब्राउजर में यही फॉर्मेट सेम है सबका, चाहे जो भी है। क्योंकि ये ब्राउजर का फॉर्मेट नहीं है, हाँ। ये HTTP प्रोटोकॉल का ब्राउजर है। तो ब्राउजर किसे कहते हैं, अगर टेक्निकल आप डेफिनेशन ये होगी, ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो HTTP प्रोटोकॉल के तहत रिक्वेस्ट करता है और उसमें एक्सेप्ट करता है। तो HTTP प्रोटोकॉल है क्या, वो प्रोटोकॉल कहता है कि भाई आप रिक्वेस्ट लाइन भेजें, ये सारे इनमें हेडर्स भेजें और फिर मैसेज की बॉडी भेजें। तो सर HTTP और HTTPS में एस में सिर्फ सिक्योर आ जाता है ना, कि उसमें इसमें कोई चेंजेस आते नहीं, इसमें सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी साथ होता है कि आप कौन है, आप पूरी आइडेंटिटी में यानी एक की और ऐड हो जाती है। नहीं, वो आप पूरी फील्ड को आपने इतना समराइज कर दिया। सिक्योर क्या होता है मुझे बताएं। अक्सर जो मूवीज में देखते हो एजेंट्स के दरमियान सिक्योर कम्युनिकेशन होती है, कोई मैसेज पढ़ भी ले उसे पता नहीं चलेगा है क्या। देखो फिर भी सर जी ऑडियो लीक्स हो रही है, हालांकि सिक्योर ही है ना, सिक्योर है, लेकिन उसको डिकोड करने का देखिए कोई ऐसा सिक्योरिटी का मैकेनिज्म नहीं इंसान का इजाद किया हुआ जिसको हैक करना मुमकिन ना हो। कोई ऐसा सिक्योरिटी का मैकेनिज्म नहीं है। बेशक सारी दुनिया का डाटा ऑनलाइन है, लेकिन कोई सिक्योरिटी का दुनिया के बड़े से बड़ा साइबर सिक्योरिटी का एथिकल हैकिंग एक्सपर्ट ये गारंटी नहीं कर सकता कि ये अब मैंने जो बना दिया कोई से हैक नहीं कर सकता। हाँ ये जरूर है, वो कहेगा अगर कोई हैक करेगा तो हम देखेंगे कहाँ से लीक हुआ है, उसका भी होल बंद कर देंगे, अगली दफा इस तरह ना हो। लेकिन वो कहेगा अभी तक जितने भी मेथड दुनिया में हैकिंग किया है वो सब का हल मैंने दे दिया, बट समवन कम विद अ वेरी नॉवल आइडिया जो उसने नहीं सोचा हो। तो सिक्योरिटी ये सारी गेम किस पे है, अब आपको पता लग रहा है हेडर पे। बॉडी में तो कस्टमाइज्ड डेटा है ना एप्लीकेशन का, उसमें तो ऐसी बात नहीं है। असल तो सारी स्टोरी हेडर्स पे है। अच्छा जी, तो यहां पे अब हम इसकी समरी करें तो रिक्वेस्ट जो हमारे एप्लीकेशन के लिहाज से है ना, हमने एक URL सबमिट करना है। मैंने लिख दिया URL www.abc.com और साथ वर्ब बताया पुट गेट पोस्ट कि उस सर्वर को मैंने कहना क्या है, और साथ हेडर्स वगैरह जो अहम चीजें हैं वो ये। इस तरह मैंने सक्सेसफुली रिक्वेस्ट सबमिट कर दी। जो रिस्पॉन्स आना है सर्वर, क्लाइंट को भी कैसे पता चले यार ये वही सर्वर है जिसको मैंने भेजी थी रिक्वेस्ट, वहीं से रिस्पॉन्स आया है, के दरमियान में किसी ने गड़बड़ कर दी है।
भाई क्लाइंट को भी तो फिर आप इंफॉर्मेशन चाहिए ना कि भाई ब्राउजर को जो है आप वही चीज आई है जो सर्वर ने भेजी है, दरमियान में किसी ने टैंपरिंग नहीं कर दी। तो सर्वर जो है वो कुछ स्टेटस कोड्स भेजता है और ऑब्वियसली मैसेज बॉडी है जिसमें एक्चुअल कंटेंट है। अब सर्वर कैसे बताता है ब्राउजर को कि भाई तुम्हारा जो कनेक्शन है ना सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो गया है, और जो तुमने कहा था डेटा वो सब कुछ वैलिड है, मैंने भेज दिया है। जो तुमने आईडी कहा था वो कह नहीं, ये तो आईडी पहले डिलीट हो गया, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, जो तुम यूआरएल कह रहे हो सारा कुछ सही है, तुम्हारी रिक्वेस्ट भी सही है, लेकिन तुम पहले लॉगिन हो, वरना मैं ये यूआरएल लॉगिन के बाद ही देख सकते हो, ये लॉगिन पेमेंट के बाद ही देख सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन सर्वर कैसे कम्युनिकेट करेगा ब्राउजर को? तो उसके लिए क्या रखे गए हैं जी? स्टेटस कोड्स। स्टेटस कोड किसने सेंड करने? सर्वर। अब ब्राउजर स्टेटस कोड्स को अंडरस्टैंड करता है। अब देखें, जिस तरह हमने यहां पे लिखा है ना, हम लिखते हैं सर्च करने के लिए, मैंने पोस्ट के बाद 1 2 3 ये लिख दिया यहां पे, ये इसमें, या ऐसा कोई पहले इसी को देख लेते हैं, HTTP स्टेटस कोड्स। सर एक चीज का मतलब ये जो हेडर्स की जो ऑप्शन है उनको हमने इसी तरह क्लोज करना होगा। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, एज अ प्रोग्रामर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप रिएक्ट में एप्लीकेशन बना रहे हैं क्लाइंट साइड पे, तो आपको इन स्टेटस कोड्स की बेस पर लॉजिक बनानी है। अगर आपके पास स्टेटस कोड जो है ना 100 से 600 की रेंज में है, ये नंबर है, इंटीजर है, जो 200 से लेस स्टेटस कोड है ना वो सिर्फ इंफॉर्मेटरी होते हैं। लाइक सर्वर ने अगर स्टेटस कोड भेजा है 200 से कम का, तो उसने इंफॉर्मेशन भेजी है कि हाँ भाई आपका मैंने ऐसे रिक्वेस्ट ठीक है, मैंने कनेक्शन भेज दिया, अब तुम डाटा भेजो, मतलब इस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो 200 की रेंज के स्टेटस कोड हैं ये शो करते हैं सक्सेसफुल कि आपने अगर कोई रिक्वेस्ट यूआरएल सबमिट किया, उसके अगेंस्ट सारा कुछ ठीक है, सक्सेसफुली सारा डाटा उसने भेज दिया है। आपने आईडी जो कहा डिलीट कर दो, कहेगा ठीक है मैंने डिलीट कर दिया है, सब कुछ उसने सक्सेस नोटिफाई कर दी। सक्सेस नोटिफाई क्लाइंट को करने के लिए भाई आप यहां से डिलीट की रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपको कैसे पता चले भाई डिलीट हुआ भी है कि नहीं? सर ये वो एरर्स हैं जो अक्सर शो हो रहे थे 404। एग्जैक्टली 404 और 403 वो इस रेंज में आ जाते हैं। एग्जैक्टली ये यहाँ पे आ जाते हैं। जो 200 की रेंज में है ये क्या शो करते हैं? सक्सेस। और अगर 300 की रेंज में है तो ये भी सक्सेस की फॉर्म है, लेकिन ये बताते हैं रीडायरेक्शन मैसेजेस। 400 वाले पे ही आपने काम करना है ज़्यादा। 400 की रेंज में जो एरर है ना, ये शो करता है कि आपने ही कोई गड़बड़ की है प्रोग्रामिंग में। आपने यूआरएल गलत लिख दिया है, आप कहते हैं डिलीट करो इस आईडी को, लेकिन इस नाम का तो आईडी नहीं कोई एग्जिस्ट करता। आपने डाटा पोस्ट करने के लिए दिया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नेम जो है उसकी जगह स्ट्रिंग होनी चाहिए थी, आपने ABC लिख दिया है। आपने जो कंपलसरी फील्ड्स आप भेजी नहीं अपलोड करने के लिए, आप मतलब इस तरह के ब्लंडर्स हैं जो प्रोग्रामिंग में आप कर गए हैं, जो आप जिसको डीबग करें। ये 400 की रेंज के मैसेजेस हैं जो क्लाइंट साइड एरर्स को शो करते हैं। जो 500 के एरर है ना, उसमें सर्वर कहता है भाई एरर आई पर मैंने नहीं पता क्यों एरर आई, आई हैव नो क्लू कि क्या ब्लंडर हुई है, लेकिन मैं जो है ऐसी एक्सेप्शन थ्रो हुई है जिसके बाद वो उसकी डिटेल नहीं कैप्चर करता है। उसको क्या बोलते हैं जी? 500 की रेंज का, यानी आपको ये बता। अच्छा, ये आमतौर पे ये भी प्रोग्रामिंग की वजह से भी हो सकते हैं, या आपके ने कोई रिक्वेस्ट भेजी और जो है वो सर्वर ही क्रैश कर गया, वो डाटे में जो है उसको डिकोड करते वक्त लॉजिक में, तो वो भी इशू हो सकता है। पीछे डाटाबेस सर्वर क्रैश कर जाए कोई, ये ज़रा ख़तरनाक एरर है कि इसको डीबग करने के लिए आपको बड़ा कम क्लू मिलता है क्यों ये हुआ, आपको बड़ा थॉरोली देखना पड़ता है। बता ही नहीं रहा उसके भाई को ढूंढो। हाँ, आज अच्छा 400 के एरर पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना। अगर 400 से कम है, ये सारा कंडीशनल लॉजिक लिखनी, इफ स्टेटस कोड इज दिस
रिएक्ट में हम लिखेंगे अगर स्टेटस कोड 400 से लेस है तो इसका मतलब है ओके है, तो मैं मेरे पास पे रिस्पॉन्स में से डाटा भी है सारा। अच्छा 400 एरर्स पे हम फोकस रखते हैं सब। अच्छा इंफॉर्मेशन क्या क्या इंफॉर्मेटरी हेडर होंगे जो रिस्पॉन्स, यानी यहां से देखें जो HTTP रिक्वेस्ट आएगी उसमें आपने हेडर्स में भेजी इंफॉर्मेशन, जो सर्वर ने रन किया तो सर्वर ने जो रिस्पांस दिया उसमें भी उसने हेडर्स में सबसे अहम चीज क्या है, स्टेटस कोड और बॉडी भी। जिस तरह गेट करना है, मैं कहूं जी तमाम पोस्ट गेट करो, जितने भी कस्टमर है उनका रिकॉर्ड रिटर्न करो, तो उसने स्टेटस कोड 200 भेजा और सारे स्टूडेंट्स भेज दिए, कस्टमर्स का डेटा भेज दिया। स्टेटस कोड 200 से मुझे पता चला सक्सेसफुली हो गया, और फिर नीचे मुझे पता है अगर सक्सेसफुली है तो नीचे डेटा भी होगा, ठीक है जी। और अगर उसने 400 भेजा है तो फिर मुझे पता है कि डेटा नहीं उसने भेजा। 400 का क्या मतलब है, 401 का क्या मतलब है, 403, 404, ये चंद एक बड़े कॉमन है। इंफॉर्मेशनल में कहता है कंटिन्यू रखो जी, रिक्वेस्ट जो है वो इग्नोर करने आमतौर पर प्रोटोकॉल का है। सक्सेसफुल रिक्वेस्ट 200 सबसे इंपॉर्टेंट, इसका क्या मतलब है जी, ओके ये कीवर्ड है। 200 का मतलब ओके है कि अगर गेट रिक्वेस्ट आपने भेजी थी तो मैंने सारा डाटा भेज दिया है, आपने सारा यूआरएल सही लिखा। अगर आपने पोस्ट भेजी थी तो मैंने डाटाबेस में क्यूरी लगा के सारा रो वगैरह सेव कर दी, कहीं कोई एरर नहीं आई, ना मेरे पास ना डाटाबेस ये वो एंड सो ऑन। 201 का मतलब क्रिएटेड है, आमतौर पर वो यही ज़्यादा भेज देता है एंड सो ऑन, एक्सेप्टेड एंड सो ऑन। 300 के रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने जो यूआरएल दिया है वो था लेकिन अब वो यूआरएल चेंज हो गया, वो कहेगा यूआरएल चेंज हो गया, और सर्वर पे लॉजिक लिख सकते हैं कि हम नए यूआरएल पे रिक्वेस्ट सर्वर ही आगे रीडायरेक्ट कर दे और वहां से आपको हो जाए। लेकिन आपको ये बताने के लिए कि भाई जो तुमने यूआरएल लिखा है वो यूआरएल ठीक है लेकिन अब हमने चेंज कर दिया और मैं चेंज यूआरएल से अब आपको डेटा दे रहा हूँ, तो परेशान नहीं होना आपने कि मैंने किसी और यूआरएल पे था आया कहीं और से एंड सो। यहाँ से यूआरएल तो बताएंगे ना, सर्वर पे वो यूआरएल अगर चेंज हो गया है तो वो क्रैश ही करेगा ना, तो क्रैश से बचाने के लिए इस तरह से जी जी जी। क्लाइंट एरर मैसेजेस क्या है, एरर रिस्पॉन्सेस सबसे पहला क्या है जी, और सबसे कॉमन क्या है 400, इसका मतलब क्या है बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट की एग्जांपल क्या है, कोई सिंटैक्स एरर है, कोई आपने आईडी गलत लिखा है, कोई पाथ गलत लिखा है, अबाउट अस जिस तरह मैंने लिख रहा है यहाँ पे मैं उसके स्पेलिंग अबाउट के गलत लिख दूँ, अबाउट डैश अस है मैं डैश ना लगाऊं, डाटा गलत भेज दूँ, ये सारा 400 है। 401 होता है अनऑथोराइज्ड। 401 इसका मतलब है कि जो आप यूआरएल टाइप किया आपने वो लॉगिन होने के बाद ही आप उस यूआरएल को विजिट कर सकते थे। जिस तरह मैंने देख रहा हूं माई ऑर्डर्स, अब देखें अगर मैं देखूं मैं अपना ऑर्डर स्टेटस देखूं, माई ऑर्डर हिस्ट्री देखना चाहूं, वो तो हर बंदे पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि इस कस्टमर की क्या उसकी क्या है, तो लॉगिन होंगे तो आएगा ना। और अगर डायरेक्ट वही यूआरएल आप ऊपर से कॉपी कर लें, ब्राउजर बंद करके वही डायरेक्ट यूआरएल एंटर करेंगे तो वो आपको अनऑथोराइज्ड की रिक्वेस्ट भेज देगा। या जो एडमिन के उसने स्पेशल यूआरएल बनाए हुए हैं आप उस पे एडमिन के लॉगिन के बगैर एक्सेस करेंगे तो वो 401। तो यहाँ पे वो कुकीज़ वगैरह को चेक करेगा और वो कुकीज़ वगैरह आपको पता चलेगा कि उसमें मेरे पास नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा जब हम इसको पढ़ेंगे अनऑथोराइज्ड। अच्छा जो मोस्ट कॉमन है 400 401 बैड पेमेंट फॉरबिडन का मतलब भी ऑलमोस्ट उसी में आता है कि क्लाइंट को एक्सेस नहीं है। वो कह रहा है जी 401 में होता है अनऑथोराइज्ड, लेकिन यहाँ पे क्या होता है अनऑथोराइज्ड। यहाँ पे है क्लाइंट की आइडेंटिटी सर्वर को पता है, इसका मतलब यह है कि आप लॉगिन ही नहीं हुए। देखें दो चीज़ों में देखें, आप लॉगिन ही नहीं हुए तो कौन सी आएगा 401। आप लॉगिन हो गए तो इसका ये भी नहीं मतलब कि आप जो मर्जी रिक्वेस्ट करते रहें, जिस मर्जी यूआरएल से गेट कर सकते हैं, जो उस लॉगिन को परमिशन है वही गेट कर सकते हैं। तो ये 403 फॉरबिडन पे होता है, ये परमिशन नहीं। फॉर एग्जांपल आप लॉगिन हो तो अपनी ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं, बैंक में बैलेंस देख सकते हैं,
लेकिन आप कोई ट्रांजैक्शन डिलीट नहीं कर सकते क्लाइंट, यू आर नॉट ऑथराइज टू डिलीट बट यू कैन रीड। ये नहीं कि मैं लॉगिन हो गया अब मैं जो मर्जी बैंक के सर्वर पे कर सकूं, यानी लॉगिन होने के बाद फिर आपको परमिशन दी गई कि आपकी गेट रिक्वेस्ट अलाउ है, सिर्फ पुट पोस्ट डिलीट नहीं अलाउ। सारी सिक्योरिटी आपने उसी वर्ड पे लगा। 404 का मतलब है नॉट फाउंड, क्या आपने जो यूआरएल लिखा है वो सिंटैक्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस नाम का कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो आमतौर पर यही पेमेंट मेथड रिक्वायर्ड वाला भी यही चार हैं जो आपको ज़्यादा जो है वो जिनसे ये आपकी प्रोग्रामिंग एरर्स है, ये भी प्रोग्रामिंग एरर ही होती है, लेकिन इसमें सिंटैक्स एरर की बजाय वो कहता है जी इस तरह का एग्जिस्ट नहीं करता। तो यही है ना, या आप गलत लिख देंगे या आपको परमिशन नहीं, मोस्ट कॉमन। बाकी ये भी है मेथड या मेथड डिलीट का है जिस तरह नहीं अलाउ, लेकिन अक्सर एपीआईज ही भेज देती है फॉरबिडन ही। अच्छा, इसमें आपने जब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लिखनी है ना तो ये खुद नहीं हेडर आने, ये अब आपने हेडर भेजना है ताकि क्लाइंट को पता चले कि अगर आप क्यूरी लगाते हैं कोई एक्सेप्शन नहीं आती तो 200 रिक्वेस्ट भेजें, और अगर एक क्यूरी लगाई और आप देखते हैं कैसा राउट है जिसको मैंने रखा हुआ लॉगिन के बाद, तो मैं उसको 401 स्टेटस कोड भेजूं, उसे पता चले रिएक्ट की एप्लीकेशन को भी इसको मैसेज कहो कि पहले लॉगिन हो फिर यू आर नॉट ऑथराइज्ड। ठीक है, तो ये सारे जो है वो हम स्टेटस कोड। अच्छा, 411 क्या लेंथ रिक्वायर्ड है, परसेप्शन है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है, रेंज नॉट स्पेसिफाइड। ये भी देखें, द सर्वर रिफ्यूजेस द अटेम्प्ट टू ब्रू कॉफ़ी विद अ टी पॉट, मतलब ये बड़े कुछ रेयर है, ज़्यादातर वही है। रिक्वेस्ट टाइम आउट का आ सकता है कि आपके पास जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा कनेक्शन स्लो है तो ये क्यूरी लग रही है, नॉट एक्सेप्टेबल एंड सो ऑन। यानी आप रिक्वेस्ट कोड को देखकर आप कहते हैं सर मैंने ये लिखा है लेकिन मेरे पास जो है ना वो डाटा नहीं शो हो रहा, तो मैं आपसे कहूँगा अच्छा यार ये स्टेटस कोड क्या दे भेज रहा है सर्वर, वो कहेगा 400 स्टेटस कोड आ रहा है, तो मैं कहूँगा यार फिर तुमने कोई गलती कर दी, देखो सर रिक्वेस्ट जो तुम भेज रहे हो उसमें कोई मिस्टेक कर गए। वो कहेगा नहीं 401 आ रहा है, तो सिंटैक्स ही चेक करता रहे, उसे कहो नहीं सिंटैक्स तुमने सही लिखा है लेकिन इस पे तुम्हें परमिशन नहीं भेजने की। जी बेटा। सर सवाल ये कि जैसे आपने टाइम आउट की बात की अभी, तो HTTP का अपना भी डिफ़ॉल्ट टाइम होता है कि अगर एक क्यूरी हमें जी जी बिल्कुल क्यूरी बिल्कुल, उतना जो ज़्यादा टाइम दे रही लाइब्रेरीज है यूज करते हैं ना और उनमें होता है, लाइब्रेरीज जिस तरह गेट में और उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते होते हैं। सही जी है। असल में जब क्लाइंट रिक्वेस्ट बस ये करता है सवाल ना तो वो उसने थ्रेशोल्ड रखा है कि अगर इतने सेकंड्स तक नहीं रिस्पांस आएगा ना, ब्राउजर ने भी रखा हुआ है, तो मैं समझूंगा कि ये सर्वर जो है पीछे ये क्रैश कर गया है, मर खप गया है, मुझे कोई डाटा नहीं आ रहा, तो वो उसे टाइम आउट एरर दिखा देगा चाहे वो सही भी। इसलिए जो है वो टाइम आउट को बढ़ाया भी जा सकता है काम भी, लेकिन ये सारे ऑप्टिमाइज्ड डिफॉल्ट। सर एक और चीज पूछनी थी। जी सर एक चीज पूछनी थी, अगर मल्टीपल यूजर्स हैं एक चीज सर्च कर रहे हैं तो वही क्वेरी मतलब हर किसी के लिए होती जाएगी, इसमें भी कुछ हम लोगों को केसेस लगाने पड़ते हैं, मतलब कि कोई मतलब कि कितने नंबर्स ऑफ यूजर यूज कर सकते हैं और फिर उस तरह से नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब इससे आप ज्यादा लगा सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती। जो सर्वर साइड लाइब्रेरीज है ना वो हर क्लाइंट को अलहदा उसका थ्रेड बना के उसी में ही सर्व कर रही होती हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स को साइमल्टेनियसली वो एक्सेस मतलब दे रही होती है और फिर वो कैशे कर सर देती उसमें है कुछ एकदम। हाँ सर पीछे प्रोग्रामिंग यूज तो नहीं करनी पड़ती, मतलब हम लोगों को जैसे अगर अगर कोई प्रोग्रामर के तौर एडवांस लेवल पे हो, पर आप कोई कस्टमाइज करना चाहे तो हो सकती है, अदरवाइज इस तरह की जरूरत नहीं हमें पड़ेगी। सर्वर साइड जो रिस्पांस 500 में 500 एरर का क्या मतलब है जी? Internal server error, the server has encountered a situation it does not know how to handle। ठीक है, आइडियली ये नहीं कभी आपके सर्वर से जनरेट होनी चाहिए, ये भी आपकी बुरी प्रोग्रामिंग से ही होगा ना, चाहे इनवैलिड डेटा भी आ जाए आपको उसको ग्रेसफुली हैंडल करना चाहिए। अगर 500 एरर आ रही है तो ये आपकी नाकामी है, आपने जो सर्वर कोड किया है वो क्रैश क्यों कर रहा है, चाहे यूज़र जानबूझ के इनवैलिड डेटा भेज दे,
आपने आंखें बंद करके कोई वैलिडेशन कुछ नहीं लगाया और आप एक्सेप्शन थ्रो ऐसी हो रही है, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। ठीक है जी। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप बैड गेटवे वगैरह या जो आपके सर्विस अनअवेलेबल, गेटवे टाइम आउट, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी के जो है वो इंटरनल सर्वर है। तो ये जो ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी भी उन्होंने दी हुई होती है कि जो है ये जिस तरह ये है कि 200 की जो स्टेटस कोड है हर ब्राउज़र ही उसको अंडरस्टैंड करता है, लेकिन ये जो एज है 12 से ऑनवर्ड इस वर्जन में ये है। कुछ ऐसे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं कि 425 के ये ब्राउज़र में कभी 425 नहीं आता, वो इसको हेडर को एक्सेप्ट नहीं करता, रिकग्नाइज नहीं करता। जैसे जैसे HTTP प्रोटोकॉल भी तो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ हुआ, इसके भी वर्जन आते रहते हैं, न्यू हेडर ऐड हो गए, पुराने को डेप्रिकेट हो गए, तो वो ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी लिखी है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन इसमें ये है कि स्टेटस कोड है क्या, और 500 से ऑनवर्ड स्टेटस कोड जो है वो ख़तरनाक है। 400 वाला एरर को शो कर रहा है। असल में समरी ये है जो ट्रू समरी है। स्टेटस कोड्स क्या है, रिक्वेस्ट मेथड्स क्या है, गेट पुट पोस्ट, और हेडर्स क्या है। मतलब जो 3 अहम चीज़ें हैं ना जो आपने देखनी है जो आज के डिस्कशन से, वो आपके पास आ गए। HTTP, अब इस HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स कौन कौन से हैं जी, गेट पुट पोस्ट, और हेडर्स क्या हैं कि जब भी कनेक्शन करना है तो हेडर्स की लिस्ट है जिससे क्लाइंट सर्वर को बताता है कि वो अपनी पूरी आइडेंटिटी एक्सपोज करता है कि मेरी लैंग्वेज क्या है, IP क्या है, फलां क्या है, मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ब्राउज़र कौन सा है, एंड सो ऑन। एंड फिर है स्टेटस कोड्स क्या है, ये सर्वर सेंड करता है क्लाइंट को, हेडर्स क्लाइंट सबमिट करता है, स्टेटस कोड जो है वो बताता है, सर्वर का एक तरीका है क्लाइंट को बताने का कि भाई जो मैं भेज रहा हूं ये क्या है, ये तुम्हारी रिक्वेस्ट का मैंने क्या किया। स्टेटस कोड फ्रॉम सर्वर टू ब्राउज़र, हेडर जो है वो आप सबमिट करते हैं रिक्वेस्ट। तो इसको अब हम नेक्स्ट इंप्लीमेंट करेंगे, ये स्लाइड्स में आप लोगों से शेयर कर देता हूं। ठीक है जी। और इसमें जो है वो आगे है क्रिएट कैसे करना है, आगे प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। पहले आप इसका थ्योरी और मज़ीद अब आप लोगों को ये जो बैकग्राउंड में बातें डिस्कस हुई हैं उनको आप लोग देख लीजिए। थ्योरी